हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दीक्षक सिंह चैनल में एनसीईआरटी 6 क्लास का भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसमें क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ऐसे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनका ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे देखिए, छोटे छोटे तारे हैं, ये बड़े थोड़ा ऊंचे तारे हैं। ध्रुव तारा। ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक, रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए समय आप तारे को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देखते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जैसे देखिए, लड़की जो देख रही है ध्रुव तारा को ऊपर रात्रि में आसमान की तरफ देख रही है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। ठीक, देखिए ये है पूरा मंडल। ठीक है, मंडल में जैसे यहाँ पर है बुध है ना, यहाँ सूर्य, ये सूर्य हो गया, ये बुध है। ठीक, बुध के बाद यहाँ पृथ्वी हो गया, ये मंगल ग्रह हो गया, या बृहस्पतिवार यूनिस, और ये शनि हो गया। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन कितना 59 दिन करता है। ठीक है, और सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? सौरमंडल का जो निर्माण होता है आपका, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक, सूर्य किसे कहते हैं? तो सूर्य सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक
गर्म गैसों से बना है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक पूछता है एग्जाम, ठीक। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ग्रह ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूर के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पतिवार, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। एग्जाम में क्रम बाई पूछ लेता है और इसमें सबसे बड़ा छोटा भी पूछ लेता है सूर्य के नजदीक, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। जैसे देखिए यहाँ सूर्य हो गए, ठीक, इसके यहाँ बुध हो गए, सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुल कितना दिन लगता है? 88 दिन, ठीक। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक, शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी की ही समान है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी रिसर्च तथा प्लेटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 जो है सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा किसे कहते हैं? तो चंद्रमा जो है आपका हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर है, ठीक है। देखिए है आपका मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा जो है नीला इसलिए देखिए पृथ्वी पर नीला, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा पृथ्वी पर ज्यादा है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला आगे है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु। इसका सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। जैसे देखिए ये सब क्षुद्र ग्रह है।
और टूट टूट के अलग हो गए थे। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी भी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने का होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जल बिना पृथ्वी पर गिरती है और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे मुंबई में उल्कापिंड गिरा है, वहां का पूरा जगह जो है गड्ढा हो गया है। ठीक है, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकार का एक आकाशगंगा का भाग है। ठीक, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाश करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यही है। ठीक, ये आकाशगंगा, इसमें देखिए छोटे छोटे तारे हैं। ठीक, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे देखिए पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग कमेंट में इसको से बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब कुछ मेंस के क्वेश्चन है लिखने के लिए, आप इसको ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके विषय में आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगला चैप्टर आ गया पार्ट 2 का। अब पार्ट 2 में क्या है? ग्लोब मतलब अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है? ठीक है, इसके विषय में चैप्टर 2 में है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। ठीक है, ये पूरा पृथ्वी। ठीक है, ये देखिए ये जो है देशांतर है, ये जो है अंशांश है। ठीक, ये देशांतर है, ये अक्षांश है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? तो जिसे अक्ष कहा जाता है तो वह है ग्लोबल में झुकी हुई अवस्था। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित
आधा भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अंशांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त एक चौथाई है। अंततः इसका माप होगा कि 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश मतलब दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जैसे ऊपर होता है जो 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो फिर यहाँ है 90 इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंट दोनों एक ही अक्षांश बीच अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है और होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। बस इतना अंतर। जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका है विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये आपका है कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री और इसके बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ ध्रुवीय 66.5 अंश है, ये आपका कर्क रेखा। ठीक है, और यहाँ फिर कर्क रेखा जो 23.5 अंश यहाँ पर है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री है। देखिए दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री है। विषुवत रेखा छात्र दक्षिण में स्थित ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप और कटिबंध क्या है? तो कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं होता, क्षैतिज से, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे यार उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, जो बीच के है यहाँ ठंडी ज्यादा बहुत होती है। ठीक है, देशांतर क्या है? देखिए देशांतर है, ये जो हिस्सा है आपका है देशांतर है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक है, यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है,
आप लोग जाके मैप में देखिएगा ये टोंगा द्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे इंडिया है ना, इसके नीचे पे यहीं पर हिंद महासागर है, और जो ये निकला है सब टोटल ये देशांतर है, ठीक। उनकी सही स्थिति जानकारी के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। तथा अक्षांश समानांतर मतलब रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतरी यामुत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करता है, यह कठिन था, ठीक। इस यामुत्तर को प्रमुख यामुत्तर कहते हैं, इसका मान जो है 0 अंश देशांतर है, ठीक। तथा यहां से हम 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामुत्तर तथा 180 अंश यामुत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामुत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामुत्तर के द्वारा बनी ग्रेड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर जो हिस्सा है देशांतर है, प्रमुख यामुत्तर देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, उसके बाद इधर भी 30 डिग्री 60 डिग्री, ऐसे ही आपका जो ये है आपका अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यही जो है आपका देशांतर है। जैसे मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों के व्यक्त करती है, ठीक। जैसे देखिए ये आपका देशांतर हो गया ना, और जो है क्षैतिज हो गया, ये दोनों आपको दर्शाती है, ठीक। ये मैप आपका यहाँ आपका ग्रीनलैंड है, यूएसए है, साउथ नॉर्थ यूएसए और साउथ यूएसए है, ठीक। अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये आपका भारत है 11। उसके बाद ये हिंद महासागर है, ठीक। यहाँ पर यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ठीक। एक ग्रीनविच, ठीक, जो देशांतर और समय जो निर्धारित होता है, देखिए यहाँ पर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है स्थानीय समय का अनुमान। सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है कि जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसे ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामुत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामुत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होगी, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जैसे आपका पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये ईस्ट का ईस्ट, इससे ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अतः वे स्थान से ग्रीनविच के पूर्व में है। इनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो पीछे होगा और ईस्ट वाला जो है आगे होगा, ठीक। समय के अंदर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में
एक अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा आपका 60 मिनट, अर्थात फिर ग्रीनविच के समय 1 घंटा आगे हो जाएगा। ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया है कि समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा जो आप देख सकते हैं। देशांतरीय या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान क्या है। ठीक। हम मानक समय क्यों मानते हैं इसके विषय में और थोड़ा देख ले। मानक समय हम क्यों मानते हैं, तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका गुजरात हो गया और यहाँ आपका असम। ठीक। ये जो है आपका 82.5 डिग्री है, ये 68.अंश पूर्व है और ये 97.5 अंश पूर्व है। ठीक। तो इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामुत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है। इस यामुत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यामुत्तर माना जाता है, जिसे ये 82.5 अंश पूर्व है। इसको क्या माना जाता है, यामुत्तर पूर्व माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको भारतीय मानक के रूप से जाना जाता है। जैसे करीब भोपाल के निकट एक छोटी सी नगर में रहता है, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू हो गया। ठीक। अर्थात 12 के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय की क्या अंतर है? तो इसी पे ये एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजता है। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ मेंस का, उसको आप लोग लिखने की प्रयास करिएगा। ठीक है। जैसे पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अंशांशी मान क्या है, पृथ्वी की 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अंशांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, मतलब अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन, जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं, इसके विषय में आप थोड़ा मैपिंग पे बताना। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है जैसे यहाँ एक भारत का चित्र है, आपको थोड़ा बता दें। उत्तर और दक्षिण रेखा पर उन वृत्तों का एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तर दक्षिण रेखा को लेते हैं। 12 अर्धवृत्त बनते हैं। देखिए जैसे यही है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। ये देखिए अंशांश है, ये आपका जो है देशांतर है। ठीक।
अगला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का 3 पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। इस समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक, देखिए ये आपका है, जैसे ये आपका सूर्य है। ठीक, पृथ्वी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, तो ये देखिए आंसर, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया। ठीक है, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पर आपका देखिए पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ठीक, पृथ्वी के कक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल। पृथ्वी की दूसरी गति को जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी के एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, जैसे देखिए आपका परिक्रमण है सब। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और सर। अब देखिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु मतलब दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर है, और उसके बाद यहाँ देखिए 21 जून है, दक्षिण गोलार्ध शीत ऋतु है। ठीक, बड़ा और छोटा दिन यहाँ पर निर्धारित होता है 21 मार्च। ठीक है, यहाँ 23 सितंबर, जो कि चारों वर्ष में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कब? 21 जून को। ठीक, अब परिणाम इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। सूर्य के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़ा भाग में सूर्य का रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इस दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन
तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयान कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख के इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला चैप्टर है, इसमें मानचित्र के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह की पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र में हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है, और एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक, इसे भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, ये दोनों में अंतर क्या है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। और राजनीतिक मानचित्र में जैसे राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक, मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। जैसे देखिए आपका ये सर्किल है। ठीक, ये उत्तर हो गया। इसमें जैसे कुछ दुकानें हो गया, सामुदायिक कुछ केंद्र हो गया, पेड़ हो गया, खेल का मैदान कुछ हो गया। ठीक, ये गांव के मानचित्र की तरह बनाया गया है। ठीक है, दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इस उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे ठीक, रेखा चित्र है जैसे
ठीक है। तो प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ ऋण प्रतीक दर्शाते गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जिसे रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर यादृच्छिक और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहां के एक स्थान की दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। ठीक। खाका क्या है? तो खाका एक है आपका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एक चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, उसे ही खाका कहा जाता है। ठीक। तो कुछ क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, और कमेंट में ऑब्जेक्टिव टाइप का कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक। अगला चैप्टर है 5, पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल। ये क्या है? तो पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ठीक। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। अब पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा के साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है। भूमंडल किसे कहते हैं? तो भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी की ठोस भाग होती है उसी को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी के चट्टानों तथा पट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय विभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय विभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को सभी तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक। जैसे देखिए ये क्या है, आपका मकर रेखा है। ठीक। ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है। ठीक। ये महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये आपका इंडिया, यही तिब्बत का पठार हिमालय है। अंटार्कटिक महासागर। ठीक। इसमें आपका द्वीप कौन कौन सा है बता दें आपको, जैसे एशिया, यूरोप, ठीक, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक। और उसके बाद अफ्रीका एक है। 7 महाद्वीप है टोटल। ठीक है।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना दूरी पर? 8,848 मीटर ऊंचा है। अभी हाल ही में करंट में कुछ इसको बढ़ा हुआ है, इसको नापा गया था तो कुछ बढ़ा था, तो कितना हो गया है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, अब इतना हो गया है, पॉइंट या 86 हो गया। ठीक, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने सभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ये पूछता है कि प्रशांत महासागर का, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, कौन सा? तो मेरियाना गर्त। महाद्वीप क्या है? तो महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अभी इसके पहले मैप में आपको दर्शाए हैं। विस्तृत है कि जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। महाद्वीप में जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में विश्व के मानचित्र को देखिए। ठीक, अवस्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पृथ्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त विभाग को यूरेशिया प्लस यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, क्योंकि आप इस महासागर के नाम से बता सकते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ा नदी अमेजन है। ठीक है, जैसे देखिए उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी। जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भाग में को एक दूसरे से जोड़ता है। ये इंडिया आपका हो गया जल संधि। पानी का सकरा भाग होता है, जब 2 बड़े जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को बड़े दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ पर आपका बंगाल खाड़ी हो गया और आप अरब सागर हो गया। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच इस जल संधि का यही है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरे तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीपी कहा जाता है। और अंटार्कटिका को एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। चूंकि यह
दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है कि मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री या अंटार्कटिका। ये यूपी पीसीएस में पूछा था अभी, ठीक है, अगली परीक्षा में। तो थोड़ा एनसीईआरटी पे आप पकड़ बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो बना रहा है पीटी का या यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, दोनों के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो आपका 60 से 70% तैयारी हो जा रही है, ठीक है, पीटी और मेंस दोनों का। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर और नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देखिए, जैसे आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। महासागर महासागर क्या है? तो महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है दक्षिण महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। ये आप मैप में जाके थोड़ा देखिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा होगा अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है। यह अनियमित एवं तंतुरित तट रेखा पोता स्रोतों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। हिंद महासागर की एक ऐसी महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अंशांक तक फैला है, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर दक्षिण के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से पिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि
के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के तटीय तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का वायु महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। जिसे देखिए क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पर्वतारोही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका वायुमंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पर रहने की, यहाँ वायुमंडल पेड़ पौधा, ये जल मंडल यहाँ पानी। ठीक, जीवमंडल ये क्या है? तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सही सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काट जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब कुछ इसमें क्वेश्चन दिया है, जैसे पृथ्वी के चारों 4 प्रमुख
परिमंडल कौन कौन से हैं? दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा और कुछ कमेंट में आप शेयर करिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया या यूरोप को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? ठीक। अगला चैप्टर है 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंची नीची तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, ठीक। जैसे पहाड़ एवं स्थलीय भाग है जो कि आस पास की भूमि से ऊंची उठी जाती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी पर्वत कहा जाता है। देखिए जैसे आपका, जैसे देखिए यहाँ एक पर्वत श्रृंखला हो गया, पर्वत पठार हो गया, ये झील है, सहायक नदियां हैं, मैदान हो गया, पहाड़ी हो गया, ये समुद्र हो गया, ये डेल्टा नदी मुहाना हो गया, ये वितरिका हो गया, स्थल संधि हो गया, तट हो गया, प्रायद्वीप। देखिए जैसे उच्च खाल यहाँ पर हो ना आपका जल संधि हो गया, देखिए ऐसे, ठीक। इसी को स्थल रूप, ठीक। अगला है दूसरी या ब्राह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया को द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप इन्हीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला, जैसे देखिए ये आपका भूपट्टी हो गया, ये वलित पर्वत हो गया, ठीक। पहाड़ टाइप पर्वत, ठीक, ये पर्वत हो गया। बहुत से परिवर्तित तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। जैसे हिमालय, अल्पास तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत के अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण
होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। जैसे देखिए उत्खंड भ्रंश हो गया, ये द्रोणिका भ्रंश। ठीक। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों को उदाहरण है। बहुत पर्वत लाभदायक होते हैं, जैसे पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। जैसे बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग ऊंचाई सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चार, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान पर है। देखिए जैसे आपका है ज्वालामुखी। ठीक। ज्वालामुखी शंकु का ये एक बना हुआ है आकार। ठीक है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा रिकिंग पर्वतों के प्रचलित खेले हैं। क्या आप हिमालय में स्थित हैं? कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? जैसे ज्वालामुखी पर्वत, ये देखिए ये पठार हो गया आपका। ठीक। अब पठार किसे कहते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आप पास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है। जैसे देखिए ठीक, ये उठा भाग, ये जो है दबा हुआ भाग। ठीक है, इसको पठार। तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। देखिए जैसे ये मेज। ठीक। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जैसे पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर सौररेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठार में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्यम समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायता नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे का
ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यागसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए जैसे कितना अच्छा नजारा है आपका ये, ठीक। ये मैदान है आपका टोटल, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ फिगर की तरह की समझाने का तरीका इसमें है जो फिगर दे दिया गया है, ठीक। स्थल रूप एवं लोग, इसमें क्या है कि रस्सी से बना पुल एक, ये रस्सी से बना पुल एक है। स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहने के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षा रखें, ठीक है। इसलिए देखिए वर्तमान में जो इन्वायरमेंट है कितनी प्रदूषित होता जा रहा है। खुद लोग अपना जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खुद थोड़ा थोड़ा लोग अपना जिम्मेदारी लें तो ऑटोमेटिक सफाई थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक। देखिए रेगिस्तान के क्षेत्र जैसे है एकदम, देखिए फिगर कितना अच्छा दिया है इसमें। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी चीजें अच्छी दी गई है। कुछ क्वेश्चन है मेंस का और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए और कुछ कमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका। चैप्टर 7 में है पश्चिम में अरब सागर है, इधर पश्चिम में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी इधर साइड है, हिंद महासागर प्रायद्वीपीय भारत के तटी पर लहरी हुए नीचे है, ठीक। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इनका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महास्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता का दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि
हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। स्थित क्या है भारत का? तो भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा साढ़े 23 पर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि विस्तार 8.4 उत्तर में है। 7°6 जो है उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की विस्तार जो है 68.7 पूर्व तथा 57 पूर्व देशांतर के बीच है। जैसे देखिए है। ठीक। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत किस गोलार्ध में होगा? ये बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग है। ठीक है। घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 अंश पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। यह आमतौर भारत का मानक या आमतौर भी कहा जाता है। अब ये सवाल बनता है कि जो 82.5 अंश डिग्री है किस भारत में किस किस राज्य से गया है। ठीक है। तो पहला जो है आपका यूपी है। ठीक। दूसरा जो है एमपी है। तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा जो आपका है उड़ीसा है। और पांचवा जो आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है। देखिए ये आपका मैप है। ये यहाँ से आपका करके देखा गया। करके रेखा किस किस राज्य से गया? तो देखिए पहला गुजरात हो गया। दूसरा राजस्थान। तीसरा एमपी। चौथा है छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड है। छठवां पश्चिम बंगाल है। सातवां जो है आपका मिजोरम है। और सातवां त्रिपुरा। अरे असम है, त्रिपुरा नहीं असम। ठीक है। ये भारत की राजनीतिक मैप है। कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं? तो जैसे चीन, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो आपका अफगानिस्तान है। उसके बाद इधर आपका बंगाल हो गया। यहाँ म्यांमार हो गया। इधर श्रीलंका। ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब की सागर। ठीक है। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, क्योंकि हाल ही में अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ 7 की जगह आप 8 कर लीजिएगा करंट में। ठीक। देखिएगा आप। जैसे देखिए ये आपका हिमालय हो गया। ठीक। सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदी जैसे झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी इसके सहायक नदी है। ठीक। अब ब्रह्मपुत्र नदी देखें यहाँ से तिब्बत से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये आपका गंगा नदी होगा। ये यमुना हो गया। आपकी अरावली श्रेणी जो है सबसे पुराना विश्व की है। ठीक है। एक कच्छ की खाड़ी हो गया। नीलगिरी। ठीक। ये सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है। और ये बिंद श्रेणी।
दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों के जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन क्या है? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय उत्तरी का कार्य करता है। हिम प्लस आला का मतलब होता है बर्फ का घिरा। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। जैसे शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने नदियों के मैदान में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य, सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। जैसे पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, तीसरा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है। सुनामी एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल की काली छाया। सुनामी दानवी में अपना प्रलयंकारी कहकर ढाया। ठीक। ये मानचित्र है सुनामी का एक। भारत में द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना करना पड़ा था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मीन्स का और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके आंसर बताइए। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है।
तो आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी भी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाती है तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। ठीक है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंड मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम, और जून से सितंबर जो है मानसून वर्षा होती है। अब अक्टूबर वाला शरद मतलब ठंडी। शीत ऋतु किसे कहते हैं? तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, उसे शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या होता है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, इसे लू कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए आपका सूर्य है, ठीक, वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ये क्या है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए अरब सागर या बंगाल खाड़ी, ठीक, जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, ठीक, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा है, मौसमी से लिया गया है, मौसम से लिया गया है जी, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्ष मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय के क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसी राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन दिखते हैं और घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे नीम, आम। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां पौधों को बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक। क्या आप सभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग
अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पति को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटिली झाड़ियां, पर्वत पर्वत वनस्पति और मैंग्रोव। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होता है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक ही नहीं पहुंच पाता। फिर वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, देखिए जैसे पत्ते झड़ रहा है, ठीक, ये पत्ता झड़ने के मतलब सीन है। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाया जाता है। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो कटीली झाड़ियां जो है इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कटीली झाड़ी ये, ठीक है। देखिए जैसे देखिए इसका पेड़ जो है कटीली झाड़ी की तरह एकदम, ठीक। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी जाती है। समुद्र जल तल से 1500 मीटर और 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार है। शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार है, ठीक है। जैसे मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन है, ठीक। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। वनों का आवश्यकता क्यों है, ठीक, थोड़ा इस पर ध्यान देना। जो वन है इसको हमारे लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तब पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मिट्टी के बाद में जैसे इससे क्या जैसे दवाइयाँ बनती है पेड़ पौधे से, पत्तियों से। आश्रय मतलब घर बनता है। चारा मतलब जानवरों को खिलाने के लिए। ईंधन खेल का सामान जैसे हॉकी हो गया, बल्ला। फर्नीचर मतलब जैसे कुर्सी, मेज। शहद, फल, गोंद और लाख।
वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास इमारती लकड़ी, रबड़ जैसे ये सब क्या है, पेड़ पौधे से ही बनते हैं। ठीक है। वन्य प्राणी क्या है? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजार प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सिंग वाला गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। देखिए जैसे है। ठीक। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगलों, गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूर जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियों में पाई जाती है। इनका कोबरा एवं कैरत प्रमुख है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में शेयर करिए कि 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं आप अपने क्षेत्र में जो हैं। कमेंट में शेयर करिए उसको। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र उनकी स्थितियां बता सकते हैं, जो कि आप कमेंट में शेयर करिए। ठीक है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, और प्रवासी पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल ऐसे पक्षी हैं। तो दोस्तों, क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म हो गया है। और जो इसके क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और लिखित वाला जो है, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सही है। और आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो जैसे भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति के नाम क्या है, इसके आप 4 मत 2-2, 3-3 शब्द में लिखिए, कोशिश करिए लिखने का। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और जो आपको सुझाव है कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।